ढीचू ढीचू रोता है, गधा गधा जू होता है। ढीचू ढीचू रोता है, गधा गधा जू होता है। गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली। गधा गधा जू होता है, गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली। हाथ से खाना खिलाता था, गोद में उसको सुलाता था। बिल्ली साथ में चलती थी जहाँ जहाँ वो चाहता था। गधा अकेला एवरीडे बोझ उठाता मालिक के, फिर भी रात में बेचारा बेचारा गम का मारा। घर के बाहर खूंटे से बंद कर खाता था चारा। गधे ने एक दिन ये सोचा, आखिर मेरी क्या है खता। बिल्ली सबको भाती है, सोती है और खाती है। सारा काम मैं करता हूँ, वो तो बस इतराती है। गधे ने बदली अपनी चाल, बिल्ली जैसा किया कमाल। घर के अंदर बढ़ गया, मालिक पे वो चढ़ गया। सोचा मालिक खुश होगा, लेकिन वो तो डर गया। मालिक को गुस्सा आया, वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ। मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ। पागल हो गया है ये गधा, इसको घर से दूर भगाओ। गधा वहाँ से भाग गया, रोते हुए ये कहने लगा, हसद जलन की मिली सजा, मैं पहले ही अच्छा था। तीसरा कलिमा तमजीद, तमजीद माना बुजुर्गी। तीसरा कलिमा तमजीद, तमजीद माना बुजुर्गी। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। रेडी? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चल फिर से पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशा अल्लाह। चल फिर से पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। दूसरों की मदद हाँ दूसरों की मदद। सबा एक बहुत अच्छी बच्ची थी, मगर वो पैरों से माजूर थी। एक दिन पार्क में बैठी वो देख रही थी बच्चों को। मेरी बॉल वापस करो, पकड़ो। बच्चे झूले झूल रहे, आपस में थे खेल रहे। जब वो बेंच पे बैठी थी, उसने एक आवाज सुनी। उसने बेंच के नीचे देखा तो एक चिड़िया बेचारी जख्मी पड़ी थी। चिड़िया का था गहरा जख्म, सबा को उस पे आया रहम। हाँ, बेचारी। उसने उठाया चिड़िया को, उससे कहा कि तुम ना डरो। टांग पे उसने चिड़िया के दवा लगा दी धीरे से। उस
हवा से चिड़िया को काफी आराम मिला और उसकी तकलीफ खत्म हो गई। खुश होकर वो उड़ने लगी, घोंसले में फिर जा पहुंची। वहीं पे नाना जान भी थे, सबा को थे वो देख रहे। उन्होंने ये फरमाया, तुमने अच्छा काम किया। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें इस काम का अच्छा सिला दे। अगले दिन जब सुबह हुई, सबा की जिस्म आँख खुली, सबा को ऐसी खुशी मिली, वो पैरों पे चलने लगी। सबा को जब चलते देखा, अब्बू ने उससे पूछा, बेटो बेटो ये करिश्मा कैसे हो गया? बोली बोली बोली। वजह है कि चिड़िया जिसका मैंने इलाज किया, वहाँ पे नाना जाने भी थे, मुझे को थे वो देख रहे। उन्होंने दी थी मुझको दुआ, रब ने मुझे पर करम किया। अल्लाह पाक ने अपने करम से मेरी माजूरी खत्म कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह पाक क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। सीखे हदीस सागर सादिया देखो सिखाते। ये क्या? बाबर भाई, आपने नल क्यों बंद कर दिया? नल तो खोले। नहीं शारिक भाई, जिस तरह आप साइकिल धो रहे हैं इस तरह पानी बहुत जाया हो रहा है। तो क्या हुआ? हमारे घर में पानी की कोई कमी थोड़ी है। टैंकी में भी पानी भरा हुआ है और बड़ा वाला टैंक भी फुल है। शारिक भाई, ये पानी अल्लाह पाक की एक बहुत कीमती नेमत है। चाहे आपके पास पानी की कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह पानी जाया नहीं करना चाहिए। इसकी अहमियत आप जरा उनसे जाकर पूछिए जो बहुत दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। बाबर भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी साइकिल धो रहा हूँ। अपनी चीजों को साफ सुथरा रखना भी तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल है, लेकिन इस तरह साइकिल नहीं धोते जिस तरह आप धो रहे हैं। बाबर भाई, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। इस बार नहीं शारिक भाई। देखा शारिक भाई, मैंने कहा था ना। ये साइकिल क्यों जाम हो गई? ये इतनी रेत कहाँ से आ गई? ये क्या? बाबर भाई, कहाँ चले गए? ये सब क्या है? ये मैं रेगिस्तान में कैसे आ गया? ओह, इतनी गर्मी कैसे हो गई? बोतल भी खाली है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। अब क्या करूं? पानी पानी पानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बच गया। ये तो मैं ख्वाब देख रहा था। बाबर भाई जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शारिक भाई। अस्सलामु अलैकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, अब मैं कभी भी पानी जाया नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि वाकई पानी कितनी बड़ी नेमत है। माशाअल्लाह शारिक भाई, वाकई पानी बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसे बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। मेरे बाबा जान ने एक हदीस सुनाई थी जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को वुजू करते हुए देखा तो इरशाद फरमाया कि ये इसराफ कैसा? तो सहाबी ने अर्ज की कि क्या वजू में इसराफ है?
तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ चाहे तुम बहती हुई नहर के किनारे पर हो, यानी अगर तुम बहती हुई नहर के किनारे पर भी हो तो वजू में भी पानी जाया नहीं करो। अल्लाहू अकबर। और हम कितना पानी जाया कर देते हैं। सही बात है, मैं तौबा करता हूँ, कोशिश करूँगा कि कभी पानी जाया ना करूँ और ना किसी को करने दूँ। प्यारे बच्चों, पानी एक बहुत कीमती नेमत है, इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। और गर्मी के मौसम में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि पानी को ज्यादा से ज्यादा सेव करें और बिल्कुल भी जाया नहीं करें। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। अक्लमंद परिंदा। किसी गांव में एक शिकारी रहता था और वो रोज शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसे बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर ना आई तो उसने मायूस होने की बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ जैसी छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती की चंद नरम और नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा। और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन तुम मेरी बात मानो और तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूंगी और नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारामद होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए
जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरी हुई किसी भी बात का गम कभी ना करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब रो धो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, हाँ वो कैसी ही क्यों ना हो। अब जरा अक्ल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे हो सकता है। बेशक कहती तुम ठीक ही हो ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो। वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फुर से चिड़िया उड़ी और शिकारी उसको देखता ही रह गया। देखा बच्चों आपने, वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी अक्लमंदी से इस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। किसी बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर जमीन में बीज डालना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो। एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है।
वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। ले। पापा, कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेकर जाना। वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया है? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा। हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपने ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही वो चारों टीचर और अपने क्लास के विद्यार्थियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाए। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें खोजते हुए आ ही जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। हाँ, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो बंद है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर ना हमें खा जाए। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। हम क्या करेंगे, इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन सिर्फ चुपचाप चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टीचर आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी तारीफें करते हैं तो अयन कहता है कि वो महफूज उनके लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तो मेरे पास भी है, मैंने अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अब्बू की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे। एक समय की बात है, किशन नाम का एक डाकिया करीब 60 साल का था। उसके रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे थे। वो अपना काम ईमानदारी से करता था। हर दिन की तरह आज भी वो चिट्ठी लेके झालिमा गांव में गया था। लेकिन ये दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब वो घर घर जाकर चिट्ठियां बांट रहा था तो एक 6 साल की छोटी सी बच्ची उसे बुलाती है। दत्तू, मेरे माँ बाबा की चिट्ठी दो ना, दो ना, दत्तू, दत्तू दो ना। अरे ये बच्ची किसकी है? दत्तू दो ना। लगता है ये पास ही के किसी घर की होगी। दत्तू, दत्तू दो ना चिट्ठी। चिट्ठी? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया? अच्छा गुड़िया बेटी, तुम्हें किसकी चिट्ठी चाहिए? मेरे माँ बाबा की चिट्ठी। हो, माँ और बाबा की चिट्ठी। अच्छा, क्या तुम उनके नाम बता सकती हो? नाम? हाँ, गुड़िया के माँ बाबा। अच्छा, गुड़िया के माँ बाबा। अब मैं क्या करूँ? एक बार झोले में देखता हूँ, शायद कोई ऐसी चिट्ठी मिल जाए जिसकी इसे तलाश हो। ठीक है गुड़िया बेटी, 1 मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ। अरे जिनकी चिट्ठी मेरे पास है मैं तो उन सबको जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची तो उनके घर की नहीं है। बच्ची है, डाकिये को देखकर लगा होगा कि शायद उसके लिए भी कोई चिट्ठी आई है। तो क्या हुआ, आपको चिट्ठी मिली? बेटी मुझे माफ करना, आज तो कोई चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं आई है, लेकिन शायद कल आ जाए तो मैं तुम्हें कल दूंगा। ठीक है दत्तू। ठीक है, अब तुम घर जाओ। ये बच्चे भी ना बड़े मासूम होते हैं। इसी तरह अगले दिन भी डाकिया उस गांव में किसी घर में चिट्ठी देने आता है और जब वापस जाता है तो वही बच्ची फिर उसके सामने आकर कहती है, दत्तू, दत्तू मेरी चिट्ठी। अरे बाप रे,
अब मैं क्या कहूँ? क्या हुआ दद्दू? मेरी चिट्ठी आज भी नहीं आई? हाँ गुड़िया, आज भी तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं। ओह, बहुत दूर रहते हैं। हाँ, बहुत दूर। दद्दू, कोई बात नहीं, मैं कल चिट्ठी ले जाऊंगी। अच्छा बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर उस गली के पीछे है। ठीक है बेटी, जब तुम्हारी चिट्ठी आएगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चिट्ठी पहुंचा दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ, अब तुम घर जाओ। उस दिन गुड़िया अपने घर चली जाती है और डाकिया चिट्ठी बांटता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसी तरह डाकिया हर दिन उस गांव में किसी न किसी घर में चिट्ठी पहुंचाने आता था और गुड़िया हर दिन डाकिया से अपनी चिट्ठी मांगने आ जाती थी। दद्दू, दद्दू, मेरी चिट्ठी। अब धीरे धीरे डाकिये को भी उस बच्ची का इंतजार रहता था, लेकिन कुछ दिन से गुड़िया नहीं आ रही थी, इसलिए डाकिया परेशान था। गुड़िया आज भी नहीं आई। आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन गुड़िया आई क्यों नहीं? हो सकता है गुड़िया के माँ बाबा वापस आ गए हैं, इसलिए शायद नहीं आ रही है। या फिर कहीं गुड़िया को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे आज उसके घर जाना ही होगा। उसने कहा था यही पीछे वाली गली में उसका घर है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। गुड़िया का घर ढूंढते ढूंढते डाकिया किसी तरह उसके घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने जाता है तो उसे अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर डाकिया धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि गुड़िया एक बूढ़ी औरत की गोद में सर रखकर सोई हुई है और वो बूढ़ी औरत गुड़िया से कुछ कह रही है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आज मेरी बिटिया बात नहीं करेगी? नहीं दादी माँ, आज गुड़िया गुस्से में है। ओहो, तो मेरी गुड़िया बेटी गुस्से में है, लेकिन क्यों? क्या उसकी दादी जान सकती है? हाँ, जान सकती है, क्योंकि उसकी दादी माँ उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रही। बेटी, तुझे अब भी बुखार है। जैसे ही तेरा बुखार उतर जाए तो बाहर चली जाना। चल, अब अपनी दादी माँ से गुस्सा छोड़ दे। लेकिन दादी माँ, अगर मैं बाहर नहीं गई और डाकिया दद्दू माँ बाबा की चिट्ठी लाए तो फिर मुझे चिट्ठी नहीं मिलेगी। बेटा, वो मैं तुझे बताना भूल गई थी कि दिवाली में तेरे माँ बाबा की चिट्ठी आएगी और वे लोग तेरे लिए उपहार भी भेजेंगे। क्या उपहार? हाँ, उपहार। तू अभी आराम कर, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर दादी माँ गुड़िया की नजरों से ओझल होकर रोने लगती है। तभी डाकिया मन में सोचता है कि गुड़िया की दादी रो रही है। जरूर गुड़िया से उसकी दादी कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या छुपा रही है? इसके बाद डाकिया आसपास के घरों में जाता है और गुड़िया और उसकी दादी माँ के बारे में पूछताछ करता है। गुड़िया की असलियत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मैंने क्या किया? मैंने एक बिन माँ बाप की बच्ची से झूठ बोला। बेचारी कितनी आशा लेकर रोज रोज मेरे पास आती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे उससे कहता रहा कि तुम्हारे माँ बाबा की चिट्ठी कल आएगी। नहीं, मैंने उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती ठीक करूंगा। लेकिन कैसे? हाँ, इस दिवाली में उसे एक चिट्ठी और उपहार दूंगा। मेरी फूल जैसी बच्ची, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? तेरे माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो तुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चले गए। तुझे कैसे बताऊं कि ना तो वो कभी वापस आने वाले हैं और ना ही उनकी चिट्ठी। मुझे माफ करना बेटा, मैंने हमेशा तुझसे झूठ बोला है।
लेकिन मैं क्या करूं? तुझे सच बोलने की हिम्मत भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन अब और झूठ नहीं। मुझे दिवाली से पहले कुछ करना होगा। तो बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरी दादी माँ है ना, दादी माँ सब ठीक कर देगी। इधर कुछ दिन बाद दिवाली आती है। उस दिन डाकिया बहुत खुश था। आज उसके काम का आखिरी दिन था, इसलिए वो अपने गांव जाने से पहले एक बार गुड़िया से मिलकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। तो उस दिन डाकिया गुड़िया के लिए उसके माँ बाबा के नाम से एक चिट्ठी और कुछ उपहार लेके उसके घर ले जाता है। लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। दरवाजा तो बंद है, तो गुड़िया और उसकी दादी कहाँ गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चाचा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? वो यहाँ पर एक छोटी बच्ची और उसकी दादी रहती थी। अच्छा वो, लेकिन वो लोग तो चले गए। कहाँ? अरे चाचा, उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची को किसी दंपति को दे दिया है और वो खुद तीर्थ करने चली गई है। वैसे ठीक ही किया, बिन माँ बाप की बच्ची को माँ बाप मिल गए। क्या? अच्छा बेटा, उस दंपति का कोई पता है? नहीं है, सुना था वो बूढ़ी औरत अपनी बच्ची के साथ एक मंदिर गई थी, तब उस दंपति ने उस बच्ची को वहीं देखा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ओह, डाकिया बहुत ही मायूस हो गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। अगली सुबह डाकिया ट्रेन से अपने गांव चला जाता है और फिर कुछ देर बाद अपने घर पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गुड़िया घर के अंदर बैठकर खेल रही है। गुड़िया, दद्दू, दद्दू। गुड़िया, तू यहाँ कैसे? बेटी, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। दद्दू, दादी माँ मुझे छोड़कर माँ बाबा के पास चली गई। दादी माँ से कच्ची, मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी। माँ बाबा? तभी डाकिया का बेटा और बेटे की बहू दोनों कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि पापा, हम लोगों ने इसे गोद ले लिया है और हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। आपको कैसा लगा? जान से भी प्यारा। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाजें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बेचारा वो बूढ़ा आदमी शाम को भूखा पेट लेकर अपने घर जाता। ए जी, कुछ खाने के लिए लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए हैं? नहीं सुनंदा, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ सुनंदा, बस पानी पी लो और सो जाओ। हमारे नसीब में यही लिखा है। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है, तभी एक भोला नाम का लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बाबा जी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को हम पर जरा भी रहम नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट सो रहे हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो लोग झूठे और धोखाधड़ी लोगों को पसंद करते हैं। बाबा जी, आप चिंता ना करें, मेरे साथ चले,
मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठे लोगों से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी आप मेरे साथ चलो, आपको सब समझ आ जाएगी। बस आप मजे से बैठकर तमाशा देखना। फिर भोला बाजार से एक गधा लेकर आता है और एक जगह पर खड़े होकर आवाज लगाने लगता है। गधा गधा 10 लाख रुपए का गधा, आ जाओ ले लो 10 लाख रुपए का कीमती गधा। भोला की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है। ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है? ओ भाई, ये कोई आम गधा नहीं है। क्यों? इस गधे में पर लगा हुआ है क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो, अगर लेना है तो लो वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। पड़ा तेरा 10 लाख रुपए का गधा। मुझे तो ये कम, तू ज्यादा गधा लग रहा है। अभी बादशाह सलामत को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख रुपए का गधा बेचकर लोगों को पागल बना रहा है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भोला फिर आवाजें लगाने लग जाता है। गधा 10 लाख रुपए का गधा, 10 लाख रुपए का गधा ले जाओ, ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है। वहाँ वो आदमी बादशाह सलामत के पास आता है। तभी बादशाह उसे कहता है, क्या हुआ हमारे वजीर को, क्या परेशानी है? बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारी सल्तनत में हमारे लोगों के साथ धोखा ये कौन कर रहा है? बादशाह सलामत, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है। क्या? 10 लाख रुपए का गधा? वो गधा क्या सोने का गोबर करता है जो उसे 10 लाख रुपए का दे रहा है? महारानी, इस वजह से तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया है कि आपके हुकूमत में, आपके ही इलाके में लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। महारानी, नौकरों को बोलो हमारी गाड़ी निकालें, हम अभी उसके पास जाएंगे। बादशाह आराम से बैठ जा, बड़ी तेरी गाड़ी, हॉर्न के अलावा उसकी सारी चीजें बचती है। चल पैदल चल उसके पास। ठीक है महारानी, हम अपने पाँव पर चलकर उसके पास जाएंगे। फिर वो वजीर बादशाह और महारानी भोला के पास आते हैं। ओ लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हो। क्या खूबी है इस गधे में जो तुम इसे 10 लाख रुपए का बेच रहे हो? बादशाह सलामत, कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। बादशाह सलामत, ये कोई आम गधा नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या ये चारा खाकर पटाखे मारता है? मीठे बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। महारानी जरा रुको, और लड़के इस गधे की खूबी बताई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हो तो वो इस गधे पर बैठे तो उसे वो रिश्तेदार नजर आ जाएंगे और उससे बातें करेंगे। मतलब अगर किसी के बाप दादा मरे हो तो वो इस गधे पर बैठे तो उसे उसके बाप दादा नजर आ जाएंगे क्या? जी हाँ, वो उसे जिंदा होकर नजर आएंगे। मीठे बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, ये कैसे हो सकता है?
लड़के, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो हम तुमसे ये गधा 20 लाख रुपए में खरीदेंगे। जी जी बादशाह सलामत, आप इस पर बैठकर इसे चेक करें, लेकिन एक शर्त है बादशाह सलामत। ओ लड़के, अब कौन सी शर्त है? शर्त ये है, जो ईमानदार और नेक दिल इंसान इस पर बैठेगा उसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे, और जो बेईमान होगा उसे नजर नहीं आएंगे। वाह, ये तो बहुत काम का गधा लग रहा है। चल मेरे वजीर, इस पर बैठ जा, अभी तेरी ईमानदारी का पता लग जाएगा। अच्छा बादशाह सलामत, मैं इस गधे पर बैठता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर गधे पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। वजीर, क्या कुछ नजर आ रहा है? हाँ हाँ बादशाह सलामत, मेरे पापा जान नजर आ रहे हैं। पापा, क्या हाल है आपका? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। भाई नीचे उतर जाओ। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा गधा है। मीठे बादशाह, मेरी जान के तोते, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। महारानी, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चल फिर मीठे, इस गधे के ऊपर बैठ जा, अभी तेरे प्यार का पता चल जाएगा। मीठे, अगर तेरे पापा तेरे को नजर नहीं आए तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है, अबे यार, मुझे तो इस मोटी नाक वाली औरत से 1 टके का भी प्यार नहीं है। अगर मैंने इसे कह दिया कि मुझे मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। मीठे, बैठ जल्दी गधे के ऊपर, जल्दी बैठ। अच्छा महारानी, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा उस गधे पर बैठ जाता है। हाँ बादशाह सलामत, आपको आपके पापा नजर आ रहे हैं। यार, देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है मीठे? तेरे पापा नजर नहीं आ रहे? इसका मतलब आ गए नजर, पापा नजर आ गए। महारानी, बादशाह सलामत को पापा नजर आ रहे हैं। पापा, आप मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों चले गए? ना कोई चिट्ठी, ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ महारानी, अब आपको पता लग गया कि ये गधा कितना कीमती है। हाँ, बहुत कीमती है ये गधा। मीठे जी, अपने पापा का हालचाल तो पूछो। बादशाह सलामत, आपके पापा अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? पापा के साथ दादा भी आए हैं। मीठे, इसका मतलब कि तू मुझसे डबल मोहब्बत करता है। महारानी, दादी भी आई हैं। मीठे, मेरे जान के तोते, इसका मतलब तू मेरे से 3 गुना मोहब्बत करता है। लड़की, ये गधा मैं तेरे से 25 लाख रुपए का खरीदूंगी। इस गधे ने मुझे खुश कर दिया है। ओ वजीर, जा शाही खजाने से 25 लाख रुपए लेके आ। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और भोला को देकर उससे गधा ले जाता है। भोला
उनमें से कुछ पैसे रख लेता है और बाकी के सभी पैसे उस बूढ़े आदमी को दे देता है। देखा बाबा जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें मान गया जो इन लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा जी, अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। भोला के माता पिता नहीं थे, इसलिए भोला अपनी मामी के घर में रहता था। भोला की मामी भोला पर काफी अत्याचार करती थी। पूरे दिन भोला से काम ही करवाती थी। अरे भोला, ठीक से घर की सफाई कर, वरना आज भी तुझे खाना नहीं दूंगी। मामी, ठीक से तो सफाई कर रहा हूँ, अब किस तरह से सफाई करूँ? मुझसे जबान लड़ाता है, लगता है कल की मार भूल गया है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। सोनू मोनू, यहाँ आओ। तभी सोनू मोनू कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। जी मम्मी, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जाओ, जाकर अलमारी से चमड़े की बेल्ट निकाल लाओ। इस भोला की जुबान कैंची की तरह चलने लग गई है, इसे आज काट ही देती हूँ। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हम दोनों से भी ये ऊंची आवाज में बात कर रहा था। हम अभी आपको बेल्ट ला कर देते हैं। चल सोनू। हाँ मोनू, आज इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बेल्ट लाने चले जाते हैं। मामी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपसे जबान नहीं लड़ाऊंगा और घर का सारा काम भी करूंगा। मामी, मैंने कभी भी सोनू भैया और मोनू भैया से तेज आवाज में बात नहीं की। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तो मेरे मासूम बेटों को झूठा बोल रहा है। रुक जा, अभी तेरा इलाज करती हूँ। सोनू मोनू, कहाँ मर गए? जल्दी आओ। बस आ गए मम्मी। ये लो मम्मी, बेल्ट मिल नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। लाओ, मुझसे तेज आवाज में बात करेगा? ये ले और ले। ओ बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ दीजिए मामी, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। इसलिए तो मार रही हूँ ताकि तुझे दर्द हो और आगे से कुछ बोलने से पहले तू 100 बार सोचे। ये ले और ले। हाँ मम्मी, मारो और मारो इसे। आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, आज के बाद मुझसे या मेरे बच्चों से तेज आवाज में बात की तो तेरी खाल निकाल दूंगी। हाँ। ठीक है मामी। चलो सोनू मोनू, इसे यहाँ काम करने दो। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। भोला रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, तुम कहाँ हो? मामी मुझे रोज किसी न किसी बहाने से मारती है। तुम जल्दी आओ ना माँ। मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमने तो कहा था तुम भगवान के पास से जल्दी वापस आ जाओगी, फिर अभी तक क्यों नहीं आई माँ? ऐसा कहकर भोला जोर जोर से रोने लगता है। तभी नदी से एक सुंदर परी निकलती है और भोला से कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरा नाम भोला है और आज मेरी मामी ने मुझे बहुत मारा है, जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मुझे मेरी माँ की याद भी आ रही है। पता नहीं मेरी माँ कब तक वापस आएंगी। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है, सुंदर परी? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कहीं नहीं देखा है। बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है और उसी बीमारी का इलाज करवाने वो भगवान के पास गई है। अरे, ये कितना मासूम बच्चा है। इसे ये भी नहीं पता कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी।
भोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएंगी। लाओ, तब तक मैं तुम्हारे शरीर के दर्द को गायब कर देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से भोला के शरीर में हो रहे दर्द को खत्म कर देती है। अरे, मेरे शरीर का दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया। ये तुमने कैसे किया? बेटा, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटा, तुम्हारी मामी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? मेरी मामी मुझसे दिन भर काम करवाती है और अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो मुझे खाना नहीं मिलता। लगता है इसकी मामी इस पर काफी जुल्म करती है। कोई बात नहीं बेटा, लो आज पेट भरकर खाना खा लो। परी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे पकवान आ गए। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकवान! आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो इच्छा वो खा लो। भोला उन पकवानों को खाने लगता है। खाना कितना स्वादिष्ट था। ये खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इतना अच्छा खाना बनाया करती थी। बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ सुंदर परी, मुझे खाना बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई थाली दे देती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई थाली प्रकट कर देती है और वो थाली भोला को दे देती है। इस थाली में तुम कभी भी अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हो और भरकर खाना खा सकते हो। अब तुम अपनी मामी से खाना मत मांगना। ठीक है सुंदर परी। ये लो बेटा, तुम्हारी जादुई थाली। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कल शाम को फिर मैं यहाँ तुम्हें मिलूंगी। ऐसा कहकर परी पानी के अंदर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए, वरना मामी फिर से मुझे मारेंगी। भोला घर की तरफ रवाना होने लगता है। तभी अचानक से सोनू और मोनू भोला के सामने आ जाते हैं। क्यों रे भोला, मेरी मम्मी की बुराई करेगा? हमने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख लिया है। ला, ये थाली हमें दे दे। और वैसे भी तुझे इस जादुई थाली की क्या जरूरत? घर में तो तुझे सूखी रोटी मिलती ही है ना। नहीं, मैं ये थाली तुम्हें नहीं दूंगा। उस सुंदर परी ने मुझे ये थाली दी है। सोनू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे इससे थाली छीननी ही पड़ेगी। ला, थाली दे। नहीं, अरे मत छीनो थाली, लाओ। अरे छोड़ दो प्लीज। सोनू और मोनू भोला से थाली छीन लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कितने बुरे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कहकर भोला भी घर की तरफ चल देता है। तभी घर पर भोला की मामी भोला से कहती है। क्यों रे भोला, सुना है कोई जादुई परी तेरी दोस्त बन गई है? अगर ये सच है तो कल तू उस परी से ढेर सारे सोने और गहने मांग कर लाएगा और उन गहनों को मुझे देगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे चमड़े के बेल्ट से मारूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर घर की सफाई कर। अगर कल ये भोला उस परी से ढेर सारे गहने ले लिया तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ऐसा कहकर भोला की मामी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भोला, कहाँ मर गया कामचोर? जी मामी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी मामी के बच्चे, क्या तुझे याद नहीं आज तुझे मेरे लिए क्या लाना है? एक बात याद रख, अगर तू खाली हाथ आया तो तुझे मारते मारते तेरी खाल निकाल दूंगी, समझा? तो चल अब जा यहाँ से, खड़ा क्यों है? भोला ये सब बातें सुनकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसी नदी के पास बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से जादुई परी निकलती है
और भोला से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी मामी ने आज फिर तुम्हें मारा है? नहीं सुंदर परी, अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन शाम तक अगर मैंने अपनी मामी को सोने के गहने नहीं दिए तो वो मुझे चमड़े की बेल्ट से मारेंगी। भोला सारी बात उस जादुई परी को बता देता है और फिर, ऐसा क्यों बेटा? लगता है इसकी मामी कठोर होने के साथ साथ लालची भी है। अब तो उस लालची औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ और ये बक्सा जाकर अपनी मामी को दे देना। जब तुम्हारी मामी इस बक्से को खोलेंगी तो उन्हें ढेर सारा सोना मिल जाएगा। ऐसा कहकर जादुई परी एक छोटा सा बक्सा भोला को दे देती है और फिर नदी के अंदर चली जाती है। ये सुंदर परी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, हमेशा मेरी मदद करती है। ऐसा कहकर भोला घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही समय में घर पहुंच जाता है। तभी, अरे कामचोर आ गया तू, कहाँ है मेरे गहने? दिखाई तो नहीं दे रहे। मामी, उस परी ने मुझे ये बक्सा दिया है और कहा है इस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के गहने हैं, इससे जाकर अपनी मामी को दे देना। भोला उस बक्से को अपनी मामी को दे देता है। जैसे ही भोला की मामी उस बक्से को खोलती है, तभी उस बक्से में से एक जादुई छड़ी निकलती है और कहती है, अरे लालची औरत, तूने इस मासूम बच्चे को बहुत सताया है, अब तेरी खैर नहीं। आज मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो आज तक तू इस मासूम बच्चे को देती आई है। ऐसा कहकर छड़ी भोला की मामी की पिटाई करने लगती है। तभी भोला की मामी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे माफ कर दे भोला, इस छड़ी को बोल कि मुझे ना मारे, बचाओ बचाओ। तभी भोला उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, अब तुम रुक जाओ, मेरी मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ जादुई छड़ी, तुम रुक जाओ। भोला, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना दुख दिया, इसके बावजूद तूने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। आज के बाद मेरे 3 बेटे हैं, आज से तू भी मेरा बेटा है, मैं कभी भी तुझे परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर भोला की मामी भोला को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद भोला के जीवन में खुशियाँ आ जाती है और भोला अपने जीवन को अच्छे से जीने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।